बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल जाना जब तुझे जाना, जिसकी राइटर है नीलम रियासत। हमारी प्यारी सी स्वीट सी नीलम रियासत इतना प्यारा लिखती हैं, बहुत स्वीट लिखती हैं यार, इतने अच्छे से बयान करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका राइटिंग स्टाइल, और मुझे एक से बढ़कर एक नावल लगा है उनका, और मैंने ऑलमोस्ट सारे उनके नावल्स पढ़ लिए हैं जितने भी मेरे पास थे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो इस वक्त सिटिंग हॉल में मौजूद था। सारे घर पर हू का आलम छाया हुआ था। रात के 12:30 बज रहे थे और इस घर के मकीन इस वक्त तक गधे घोड़े बेचकर पड़ जाते थे, क्योंकि सुबह दूसरे तीनों ने कॉलेज और स्कूल के लिए निकलना होता था। खुद उसका भी आज ड्यूटी पर वापसी का दिन था। घर पर गुजारी एक छुट्टी तो जाते नज़र भी ना आई। टेलीविज़न हल्की आवाज़ के साथ चल रहा था। इस वक्त आंगन टेढ़ा लगा हुआ था। वो बड़े नमाक से शकील साहब और बुशरा अंसारी के दरमियान होने वाले मुकालमे सुन रहा था। चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। दोनों हाथ सर के पीछे बांधे सोफे पर नीम दराज था। आधी टांगे सोफे के एंड से नीचे लटक रही थी। रिमोट कंट्रोल सीने पर धरा था। तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी, जो कि शाम से लेकर अब तक वक्फे से न जाने कितनी मरतबा बज चुकी थी, पर वो मुसलसल इग्नोर करता रहा था, क्योंकि तब वो भाइयों के साथ मौजूद था। अब तन्हाई ने तवज्जो उधर मबजूल करवा ही दी थी। फ़ोन खोलकर देखा, चंद एक दोस्तों के मैसेज थे। उसके अलावा 21 मैसेज उसे आईडी से आए थे, जिसके चलाने वाली खुद को उसका फ़ैन कहती थी। उसने तासुब से सर हिलाते हुए जवाब टाइप करना शुरू किया। तुम आखिर बनी किस मिट्टी की हो? कोई गैरत हमियत नामी चीज़ से भी कभी वास्ता पड़ा है या नहीं? दूसरी जानिब से फट जवाब आया, मेरा आज तक बस तुमसे ही वास्ता पड़ा, और तुम भी बेवफा निकले। मोहब्बत मुझसे की और शादी किसी और से। आगे रोने वाला मुंह बना भेजा। तुम्हें कैसे इल्म है कि मैं शादीशुदा हूँ? माथे पर तेवरी लेकर टाइप करने के बाद जवाब का मुंतज़िर था, जो इस गुज़रे वक्त में पहली दफ़ा हुआ था कि वो उस सरफिरी लड़की के मैसेज का मुंतज़िर हुआ। तुमने नहीं बताया, बल्कि आज मैंने सच अपनी आंखों से देखा है। कौन सा सच? तुम्हारी बीवी और कौन? वो चाल चलते हुए लिखने लगा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, बीवी कहाँ से आएगी? हाय, मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी सोहनी सूरत पर एतबार कर लिया, और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? अब भी झूठ बोल रहे हो। हालांकि आज मैंने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी बीवी से मुलाकात की थी। क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहती हो? हाँ, ऐਵੇਂ ही तो तुमसे मोहब्बत नहीं कर ली। सुबह शाम तुम्हें अपने दरवाजे के आगे से गुजरते देखती हूँ। अगर तुम नरगिस हो ना, तो याद रखना, तुम्हारे घर आकर पुप्पी से वो जूते पड़वाऊँगा कि याद करोगी। पर तुम नरगिस हो नहीं, वो बेचारी सीधी सी है, जबकि तुम काफ़ी चालू किस्म की लड़की हो। जल्दी से अपने वालिद का नाम और घर का पता बताओ, अभी आमने सामने मुलाकात करने को हाजिर हो जाता हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगी। झूठ बोलकर मुझे वरगला रहे हो। पहले ही मेरे साथ इतना जुल्म कर चुके हो। मेरा नंबर ब्लॉक किया, फिर मुझे फेसबुक पर भी ब्लॉक किया। इन गुजरे माह में ये मेरी 7वीं आईडी है। तुमने मेरी कुल 6 आईडीज़ ब्लॉक की हैं। ताशफीन इसरार, एक मोहब्बत भरे दिल पर इस कदर जुल्म करते हुए क्या तुम्हें ज़रा रहम नहीं आता? मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी कौन सा तुमने मेरी जान छोड़ दी है? यार, कोई दुनिया में इस कदर बेकार इंसान भी होगा जितनी तुम हो। इंतहा दर्जे की फारिग और मुस्तकिल मिजाज हो। किसी दिन मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया ना, तो मैंने इस आईडी के ज़रिए तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवा कर जा तुम्हें पकड़ना है। उफ़ अल्लाह, तो जल्दी ट्रेस करवाओ ना। मैंने तो इसीलिए तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से मैसेज किए थे, ताकि उस नंबर के ज़रिए ही तुम मुझ तक पहुंच जाओ। ज़रा सोचो तो कितना हसीन मंजर होगा, तुम मेरे अब्बू के सामने खड़े होकर मेरा रिश्ता मांगोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बुरे गुनाह नहीं किए कि सज़ा के तौर पर अल्लाह पाक तुमको मुझ पर मुसल्लत कर दे। तुम इतने मगरूर ना होते तो शायद इतने खूबसूरत भी ना लगते। हाँ, तुम इतनी चिपकू ना होती तो शायद इतनी बुरी भी ना लगती। मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? तुमने कौन सा मुझे देखा हुआ है? मुझे ऐसा कोई शौक़ भी नहीं है। ये तो तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी अपनी बीवी के हुस्न में गुम हो। एक दफ़ा मैं तुम्हारे सामने आ गई ना, तो सब भूल जाओगे। आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद बेख्तियार ताशफीन का कहका निकल गया। मैडम, फिर तुमने मेरी बीवी देखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा भी कोई लड़की हसीन हो सकती है। तुम ऐसा बोलकर मेरा दिल न जलाओ। उसके लाल बाल इंतहाई बुरे लगते हैं। ताशफीन के हाथ थम गए। ये अब ज़्यादा ही ख़तरनाक बात हो गई थी। वो अभी तक इस बात पर भी 100% पूरी यकीन नहीं था कि आया ये कोई लड़की ही है। लड़का भी तो हो सकता था। पर अब उसने जुगन के बालों का रंग बताकर ताशफीन के अंदर अलार्म बजा दिया था। चंद लम्हों पहले वाली मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ताशफीन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, न तस्दीक की न तरदीद। गहरी सांस खारिज करते हुए फ़ोन बंद करके पहलू में रख दिया। एक नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे पर डाली।
रात के खाने पर उसका दोस्त और उसका छोटा भाई जो कि फारिस का दोस्त था, दोनों ही मौजूद थे। जुगन की वजह से कोई भी अपने हॉल में बंद नहीं हुआ था, वरना आम तौर पर लड़के अलमास का सामना होने पर उससे बात करना तो दूर, उसके सवाल का जवाब देना भी पसंद नहीं करते थे। मगर ताशफीन ने एक ही दिन में ये बात नोट कर ली थी। ना ही जुगन का रवैया उसके भाइयों के साथ वैसा था जैसा अलमास का होता, ना ही जवाब में फारिस लोग बहुत खामोश और बेनियाज थे, बल्कि वो अपनी रोज़मर्रा की आदत के मुताबिक ही शोर गुल करते रहे थे, जिसमें जुगन पूरा साथ देती रही। ये अलग बात कि वो ताशफीन की जानिब देखने और उसे मुखातिब करने से साफ गुरेज बरतती रही थी। तुम्हारा ये रूप किसी साजिश का हिस्सा है जुगन, वरना इतनी बड़ी अमीरजादी इतने सादा मिजाज की नहीं हो सकती। तुम अगर ज़हनी तौर पर शार्प हो तो मैंने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अपने कुर्ब तक रसाई देकर तुम्हारे हाथों से किस नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं। पुरसोच अंदाज में नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन पर जमी थी और दिमाग कहीं और घूम रहा था। खैर, अब मैं इतना कमज़ोर इंसान तो हूँ नहीं कि एक लड़की की वजह से परेशान फिरूँ। जो होगा देखा जाएगा, पहले तो इस आईडी को खोजना पड़ेगा। उसने फ़ोन दोबारा उठाया और टाइप करने लगा। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? नाम तो मैं बता दूंगी, पर पहले ये बताओ, आज अचानक मेरा नाम पूछने का ख्याल क्यों कर आ गया? यार, बंदा बशर हूँ, आखिर कुछ तो असर होना ही था। अगर तुम नहीं बताना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। नहीं, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार तुमने मेरे बारे में संजीदगी इख्तियार तो की। मेरा नाम नायाब है। क्या तुम पढ़ती हो? नहीं, इतनी छोटी नहीं हूँ, तालीम मुकम्मल करके तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। कब तुम रिश्ता भेजो और कब हमारी शादी हो। क्या पढ़ा है? 17 साल के अरसे में जिस जिस क्लास में गई, वहाँ उस्तादों ने जो जो पढ़ाया, जितना सिलेबस दिया, वो सब पढ़ा है। तुम बड़ी तेज़ लड़की हो। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ताशफीन के चेहरे पर हनूज संजीदगी तारी थी। मज़ीद कुछ कहने के बजाय उसने मोबाइल जेब में डाला, उठकर टेलीविज़न बंद किया और सोने के लिए अपने भाइयों के बराबर आकर एसी वाले कमरे में कारपेट पर लेट गया। कुछ ही देर बाद वो नींद की वादी में उतर चुका था। सुबह उसकी आंख आवाज के जगाने पर खुली। जुगन ने बामुश्किल एक आंख खोलकर उसको देखा। वो यूनिफॉर्म पहने स्कूल के लिए तैयार खड़ा था। वो जल्दी से उठकर बैठी। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आइए। कहाँ? मेरे स्कूल मेरी टीचर को मना करें। मैं उस जुओं वाली लड़की के साथ मज़ीद एक दिन भी नहीं बैठूंगा। वो उसकी बात गौर से सुनने के लिए पूरी कोशिश करके नींद भगा रही थी, मगर फिर अचानक ताशफीन की आवाज़ सुनते ही सारी नींद उड़ गई। तभी उसने गौर किया, एसपी साहब अपनी वर्दी पहने दरवाजे के बीचों बीच बेजार सी शक्ल बनाए खड़े थे और आवाज़ से इरशाद फरमाया जा रहा था, यार वो अभी सो रही है, उठेगी फिर तैयार होगी, नाश्ता करेगी, इस लिहाज से 12 तो इधर ही बज जाने हैं। मुझे पहले ही देर हो रही है, मेरा ड्राइवर उधर इंतज़ार में सूख रहा है। जवाब में अब्बास बड़े तहम्मुल से बोला, तो आप जाओ ना, मैं आज आप ही के बगैर नहीं जाऊंगा। अभी एक दिन नहीं हुआ उसको इस घर में आए और तुम ऐसे नखरे दिखा रहे हो जैसे सारी उम्र यही तुम्हें लाती ले जाती रही है। अब शराफत के साथ बाहर निकलो, वरना उठा के लेकर जाऊंगा। माना के काली और खाकी वर्दी पर काला हैट पहने लाट साहब मर्दाना हुस्न का मुरक्का लग रहे थे, जिसको बस देखते ही रहने को जी चाहे। पर दूसरी सूरत हाल भी तवज्जो तलब थी, इसलिए वो बिस्तर से निकलते हुए बोली, अगर अब्बास आपके साथ जाना नहीं चाहता तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं छोड़ आती हूँ। एसपी ने उंगली उठाकर वार्निंग दी, तुम्हारे साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लिहाजा तुम खामोश रहो। और बाशु, तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊँ? अब्बास ने एक दफ़ा गौर से बड़े भाई की जानिब देखा, अगले पर मुँह लटकाकर बाहर को चल पड़ा। इस घर में कोई चाहता ही नहीं कि मैं भी जेंटलमैन बनूँ। स्कूल भी ऐसे भेजते हैं जहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। अब जुए ना पड़े तो और क्या हो, फिर मुझे ही गंदा बकते हैं। वो ताशफीन के आगे बुड़बुड़ाता हुआ बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गया। ताशफीन दरवाजे के करीब थमा और वो जो उसके पीछे पीछे सर झुकाकर अब्बास की बात सुनती हुई आ रही थी, तो उसी रो में उसका माथा ताशफीन के कंधे से टकराया। वो घुमा और उंगली के इशारे से जुगन की तवज्जो उसी के हुलिये की जानिब दिलवाते हुए याद दहानी करवाई, ये तुम्हारे अब्बा का मेंशन नहीं है, जहाँ जब जी चाहा जैसे जी चाहा मुँह उठाकर चल दी, आइंदा ख्याल रखना। जुगन ने ताज्जुब के साथ अपनी लॉन्ग वाइट टी शर्ट और फ्लैपर को देखा। अच्छा खासा माकूल लिबास तो है, हाँ बस दुपट्टा अंदर भूल आई हूँ। चलो शुक्र है खुद से ही ख्याल आ गया, जितने घंटे इधर हो दुपट्टे को साथ लिए घूमो तो बेहतर रहेगा। मुझे अंदर कमरे में खुदाफिज बोल लेती, इस तरह नंगे सर गली तक आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये तुम्हारा इलाका नहीं है जहाँ हम शायद 2 मील की दूरी पर हो और हो भी अपने काम से काम रखने वाले। ये एक बड़े से मोहल्ले की छोटी सी गली है जहाँ हर वक्त कोई ना कोई गली में मौजूद होता है। तुम्हारे जैसी मखलूक के दीदार को लोग वैसे ही तैयार रहते हैं। अब चूँकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लगता है तो ज़रा एहतियात बरतो।
जुगन का मुंह हैरत से खुला, जिसे बर्वक्त बंद करते हुए कमर पर हाथ बांधते हुए बोली, आपको जब भी मैंने देखा था ना, एक ख्याल ज़रूर आता था कि आप एक इंतहाई खुद पसंद इंसान हैं। और जिस वक्त से मैं इस घर में आई हूँ, एक के बाद एक आपके अल्फाज सुनकर अब मुझे ये यकीन हो चुका है कि मुझे इंसानों की सही पहचान है। कम से कम आपकी तरह लकीर की फ़कीर बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी आपकी बातचीत नहीं है और आप समझ रहे हैं कि मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने आई हूँ। हाउ रोमांटिक। एक और बात जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसे आप यकीनन इग्नोर कर गए, मैं आपकी बीवी की हैसियत से यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, इसलिए आप बाखुशी मकामी मस्जिद के लाउड स्पीकर में मुझसे लातल्की का ऐलान करवा सकते हैं। अब बराह करम रास्ते से हटिए ताकि मैं उसको खुदा हाफिज़ बोल सकूँ जिसके लिए अंदर से आई हूँ। दरवाजे से 4 कदम पीछे ही दिहोड़ी में वो दोनों आमने सामने खड़े मुकाबलाबाजी कर रहे थे। एसपी साहब ने दोनों बाजू सीने पर बांधे, एक हाथ पुरफिक्र अंदाज में थोड़ी के नीचे रखकर ज़ौजा मोहतरमा का सर ता पैर जायज़ा लिया। फिर एक कदम उसकी जानिब बढ़ाकर थोड़ा सा उसकी जानिब झुकते हुए राजदारी से बोला तो अंदाज चिढ़ाने वाला था, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शादी से पहले भी तुम लालची नज़रों से मेरा जायज़ा लेती रही हो। अगर जायज़ा लेती होगी तो यकीनन कभी न कभी मुझे सोचा भी होगा। तब तुम जैसी चेहरा शनास को ये तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कुछ लोग बस पहुंच से दूर ही अच्छे रहते लगते हैं। फिर मुझसे शादी क्यों कर ली, इनकार क्यों नहीं किया? जवाब में वो तनक कर बोली, ये बात आप जाकर अपनी भाभी साहिबा से पूछिए, जिसके मुताबिक मेरे लिए आपसे अच्छा जीवन साथी कोई है ही नहीं था। ये अलग बात है कि शादी के दूसरे दिन सबसे पहले उसी ने मुझे आपसे तलाक ले लेने का मशवरा दिया था। अगर तुम इतनी ही अपनी बहन की फर्मा बरदार हो तो फिर उसके दूसरे मशवरे पर अब तक अमल क्यों नहीं किया? हालांकि मैं तो उसी दिन से तुम्हारी तरफ से मिलने वाले नोटिस का मुंतज़िर हूँ जो आज तक नहीं आया। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, मगर इस वक्त मुझे अब्बास को सी ऑफ करना। आप बीच में से हटिए। दरवाज़ा बंद था और अब्बास कब का बाहर जा चुका था। सॉरी टू से, मगर इस वक्त तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चल सकती। अब्बास अब तक गली के एंड पे खड़ी गाड़ी तक पहुंच गया होगा। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से लेट हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जी यही चाह रहा है कि मेरे सामने खड़ी होकर यूँ ही मुझे देखती रहो, इसीलिए बहाने से फजूल किस्म की बहस को तूल दिए जा रही हो। मगर प्लीज़ अब मुझे जाने दो। रात को जब आऊँगा तो जी भर कर दीदार कर लेना, वो भी उस सूरत में अगर तुम तब तक इस गर्मी और बगैर यूपीएस वाले घर में रह पाए। अदरवाइज़ गुड बाय इन एडवांस। जुगन मुठियाँ भींचकर पैर पर रखती हुई वापस मुड़ गई। ताशफीन ने आवाज़ बुलंद अब्बू को खुदा हाफिज़ बोला, ट्राउज़र की जेब में रखे डार्क शेड्स लगाए और फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर निकल गया। उसके जाते ही दरवाजे का खुदकार लॉक दोबारा से लग गया। गुस्से से कमरे में यहाँ से वहाँ एक पूरा चक्कर लगाया, एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मारी। बच्चू, अब तो आप बस याद ही करेंगे कि किसको बीवी बोल दिया। आए बड़े गुड बाय इन एडवांस के कुछ लगते। अल्लाह ने सूरत क्या अच्छी दे दी है, दिल उतना ही काला है। वो न जाने कितनी देर तक यूं ही जलती कुड़ती रही। बाहर से इसरार अहमद की आवाज़ ने मोशन बदल दिया, जो उसको ही बुला रहे थे। आई अंकल जी। कमरे से मलहका वॉशरूम में जल्दी जल्दी मुँह धोया, दांत ब्रश किए और अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। रात मच्छर तो नहीं तंग करते रहे? नींद पूरी हुई? हाँ जी, बस जब लाइट गई थी तब आँख खुली तो थी, पर ज़्यादा देर खुली रह ना पाई। इसरार अहमद अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे, धीरे से मुस्कुरा दिए, हाथ में पकड़ा अखबार तपाई पे डाल दिया। बेटी, इस घर में हम सारे एक जैसे बेतरतीब लोग ही रहते हैं, और ये बेतरतीबी अल्लाह जन्नत नसीब करे ताशफीन की माँ को। उसकी ज़िंदगी में यहाँ नज़र नहीं आती थी। चलो मैं तो एक अपाहज इंसान हूँ, मुझे तो उसकी कमी हर हर पल महसूस होती है, मगर लड़के उसको बड़ा मिस करते हैं। मगर कल से तुम्हारी आवाज़ इस घर में गूंजने से इस घर की वीरानी में दरारें पड़ी हैं, इसीलिए अब्बास इतनी जल्दी तुम्हारे साथ फ्री हो गया, बल्कि करीब होने की कोशिश कर रहा है। बेटी, एक चीज़ का ख्याल रखना, पंजाबी की एक कहावत है कि जिस शहर जाना ना हो उसका पता भी नहीं पूछते। मेरी बात का गलत मतलब ना लेना, पर मैं कहना चाहता हूँ अगर कहीं तुम्हारा यहाँ दिल ना लगे तो अब्बास को जज्बाती तौर पर संभालना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उनकी बात से ज़्यादा उनके मोहतात और महजब अंदाज पर जुगन को रोना आया। जवाब में सिर्फ धीरे से इस बात में सर ही हिला पाई। आज अगर तुम्हारी सास मौजूद होती तो न जाने तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या क्या सौगातें इकट्ठी करती। मैंने फारिस के हाथ यहाँ का मशहूर नाश्ता मंगवा कर रखा है। अंदर किचन में हर चीज़ हॉट पॉट में रखी हुई है, जाकर आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। ताशफीन से मैंने कहा था थर्मोस में चाय भी भर गया होगा। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ, मैंने नमाज के बाद सेब खाया था, फिर ताशफीन ने लस्सी बना दी थी। अब बस लंच में खाना लूँगा।
ये तो ज़्यादती है, मैं अकेली बैठकर नाश्ता करूं। मैं भी फिर लंच ही में ही आपके साथ खा लूँगी। वो उनके सामने धप से सोफे पर बैठ गई। लंच में अभी बहुत वक्त है। लंच हम बाप बेटी इकट्ठे ही करेंगे, मगर मुझे खुशी होगी अगर तुम नाश्ता कर लो। पहले आप मुझे अब्बास के स्कूल का पता बताइए। क्यों? क्योंकि मैं उसके स्कूल जाना चाहती हूँ। कहाँ इतनी गर्मी में बाहर निकलोगी? मैं ताशफीन से कह दूँगा कभी वक्त निकाल कर हो आएगा। हाँ, जैसे आज तक मैंने तो सूरज की शक्ल तक नहीं देखी है। मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जा रही हूँ। आप या तो मुझे पता बताएंगे या फिर मेरे साथ ही चलेंगे। अगर तुम ज़रूर ही जाना चाहती हो तो मैं नरगिस को फ़ोन कर देता हूँ, उसके साथ चली जाओ। एक तो वो स्कूल का पता जानती है, दूसरा कंपनी रहेगी। है ये वही वाली नरगिस तो नहीं जिसकी वालदा कल मुझे पर खटी बोल कर गई थी? इसरार अहमद उसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर न रह पाए। हाँ वही है, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पंजे नहीं मारती। किचन की जानिब कदम बढ़ाते हुए जुगन हंसते हुए बोली। उसकी वालदा को देखकर तो यही लगता है, ये खुद इतनी ख़तरनाक है। औलाद तो इंसान को कच्चा चबा लेती होंगी। भाई तुमसे ही पुप्पी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी है, आखिर तुम उनके लाडले भतीजे की बीवी हो। हाँ, जिसको दोनों पुप्पी भतीजा ही नापसंद करते हैं। अल्लाह ही खैर करे। इसरार अहमद का कहका बड़ा जानदार था। जितनी देर वो खाना खाकर तैयार हुई, वो नरगिस को फ़ोन कर चुके थे। उसने लाइट रंगों का प्रिंट दुपट्टा सेट पहना, सलीके से दुपट्टा ओढ़कर लेदर की चप्पल पहनी, अपना बैग लिया और घर से निकल आई, क्योंकि अंकल ने बता दिया था कि नरगिस अपने घर के दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। वो 2-4 कदम ही आगे आई थी जब एक घर के सामने लंबी सी गोरी चिट्टी लड़की खड़ी नजर आई। एक पल को जुगन वाकई हैरान हुई थी। वो धीमे धीमे चलती नरगिस तक आई। इस दौरान नरगिस मुसलसल जुगन को घूरे जा रही थी। इससे पहले कि जुगन सलाम लेती, सामने वाली ने अपना मुँह खोला। तो तुम हो वो जिसकी खातिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया? चंद्रमुखी के अंदाज में बोलती हुई वो जुगन के गिर्द घूमकर बड़े अंदाज में बोली। जुगन को समझ ना आई कि माधुरी को बेइज्जती पर हंसना चाहिए या रोना। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दे दी है। उन्होंने मेरी खातिर किसी को नहीं छोड़ा। तुम यकीनन उनकी वेटिंग लिस्ट पर होगी। मेरे जाते ही तुमसे शादी कर लेंगे। माधुरी फौरन तड़प कर बोली। अल्लाह ना करे, तुम्हारा शौहर तुम्हें ही मुबारक हो। बीबी पहले ही मेरी अम्मा ने इतने साल से मेरी नाक में दम करके रखा है। निगो ज़रा ये डिश तो बना दो, ताशफीन की पसंदीदा है। कभी हुक्म हुआ। निगो ज़रा ताशफीन के कुर्ते का गला तो तारकशी करके बना दो। निगो बाज़ार जा रही हो तो वापसी पर उनके गोले लेती आना। मैं ताशफीन के लिए स्वेटर बुनूंगी। सारी उम्र खुद तो ताशफीन को दामाद की शक्ल में देखती ही रही है। मुझे भी ताशफीन के सामने हमेशा शर्मिंदा ही रखा। वो भी ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, कभी इत्तेफाक से आमना सामना हो जाए तो ऐसे इधर उधर होते हैं जैसे मेरा कर्जा लेकर भाग गए हों। अब तो मैं पूरी आज़ादी से तुम लोगों की तरफ आया जाया करूँगी। उफ, तुम कितनी ख़राब लड़की हो, तुम्हें अपनी अम्मी के दुख का अंदाज़ा ही नहीं है। जुगन ने लाइट से मूड में मजाक किया। गली के एंड पर से एक ऊंची आवाज़ बुलंद हुई। बाजी आ जाओ, रिक्शा ले आया हूँ। जुगन ने पूछा, ये कौन है और किसको आवाज़ दे रहा है? ये मेरा भाई है पप्पू, और मुझे ही आवाज़ दे रहा है। चलो आ जाओ भाभी जी। फिर अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाकर हंसती हुई हाथ पर हाथ मारकर बोली, हाय क्या लतीफ़ा है, जिसको कभी भाई नहीं समझा आज उसकी बीवी को भाभी कहना पड़ रहा है। बेख्तियार जुगन के होंठों पर भी मुस्कान फैल गई। वो दोनों पीछे बैठ गई और पप्पू नामी जवान आगे ड्राइवर के साथ लटक गया और सारा रास्ता न जाने कहाँ कहाँ के किस्से छेड़ता रहा। नरगिस तो बड़ी अदा से अपने पल्लू में मुँह छुपाए आंखों पे काला चश्मा रखे बैठी थी, जबकि हर स्पीड ब्रेकर पर जब रिक्शा डोलता तो जुगन की जान निकलकर हलक में आ जाती। अल्लाह अल्लाह करके स्कूल आया। चौकीदार को बताकर वो नरगिस के हमरा सीधी ऑफिस में गई, अपना तारुफ करवाया और आने का मकसद बयान किया। हेड टीचर जुए के नाम पर थोड़ी बदमज़ा नज़र आई। आप अब्बास की क्या लगती हैं? जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड में अब्बास के भाई ही हैं, जबकि आप खुद को उसकी बहन बता रही हैं। मैडम जी, ये अब्बास की भाभी हैं, ताशफीन की बीवी। नरगिस ने तफसील बताना अपना फ़र्ज समझा। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ताशफीन साहब की ज़ौजा हैं? हेड मिस्ट्रेस की ट्यून ही बदल गई। उसी वक्त उनसे पूछे बगैर ही उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की। आपकी शादी कब हुई? और अफसोस की बात है आप लोगों ने हमें बुलाया ही नहीं। फिक्र ना करें, किसी को भी नहीं बताया था। इतने महंगे दौर में ये पॉलिसी अच्छी है, आराम से लड़का लड़की की चुपचाप शादी कर दो। क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा खर्चों की? नरगिस की बात पर जुगन बस मुस्कुरा कर ही रह गई। दिल में ज़रूर ख्याल आया कि अगर इसको इल्म हो जाए
मेरी शादी पर मेरे बाप ने कितना पैसा लगाया था, तो इसका रिएक्शन क्या हो। हेड ने अब्बास और उसकी टीचर को भी ऑफिस में ही बुला लिया। जुगन पर नज़र पड़ते अब्बास के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट उभरती देखकर जुगन को बेइंतहा अच्छा लगा। अब्बास की टीचर ने मुख्तसर से अब्बास की क्लास रिपोर्ट बताने के बाद वादा किया कि वो अब्बास की सीट बदल देगी। पूरा घंटा वहाँ पर गुजार कर वो लोग बाहर आ गए, मगर किसी भी रिक्शे को रोकने के बजाय जुगन ने बैग से मोबाइल बरामद किया। हेलो हारिस भाई, मुझे एक फेवर चाहिए। बोलो। गाड़ी चाहिए कुछ दिन के लिए, भेज देता हूँ। क्या साथ में ड्राइवर भी चाहिए? नहीं, बस गाड़ी ही चाहिए। और हाँ, आपकी बेगम को इल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब हारिस ऑफिस में बैठा पेपर पढ़ रहा था। जुगन की बात पर मुस्कुराया। वो पहले ही मम्मी का सर खा रही हैं। आखिर तुम कब तक इस्लामाबाद से वापस आओगी? और यूँ अचानक से जाने की तुक भी क्या बनती थी? इससे भी ख़तरनाक बात यह कि वो तुम्हारी दोस्त का सुराग ढूंढ रही है। कोई नहीं, मैं आज किसी वक्त मम्मी को कॉल करके किसी और तरफ लगा दूंगी। फिर देखो निग्गी, आपकी बेगम साहिबा कैसे मुझे ढूंढ पाती है, देखूंगी। अब ज़रा जल्दी गाड़ी भेजिए, मैं अब्बास के स्कूल के पास जो बर्गर किंग है उधर मौजूद हूँ। तुम उधर क्या कर रही हो? अब्बास के स्कूल आई थी। हारिस का कलम वाला हाथ रुक गया। तुम अब्बास के स्कूल आई हुई हो? हाँ जी। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या ताशवीन की इजाज़त से आई हो? नहीं जी, बदकिस्मती से मैं इंतहाई नाफरमान बीवी वाक़ई हुई हूँ। हारिस धीमे से मुस्कुरा दिया। चलो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, 10-15 मिनट तक तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। थैंक यू भाई। नॉट अ प्रॉब्लम स्वीट हार्ट। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वापस बैग में रखकर बर्गर किंग की जानिब इशारा करके अपने साथियों से मुखातिब हुई। चलो हम लोग उतनी देर वहाँ से कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। इतनी गर्मी में कॉफ़ी वो पिए जिसने मरना हो, मैं तो आम का शेक पीऊँगी। तीनों साथ साथ चलते हुए अंदर आ गए। बाहर की गर्मी के मुकाबले में अंदर एसी में सुकून था। जुगन ने टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया, जहाँ पसीने की लकीरें दोनों कनपट्टियों से बहकर गर्दन तक जा रही थी। उसने भी कॉफ़ी का प्रोग्राम तय करके फ्रेश जूस ही मंगवा लिया, साथ ही 2 बर्गर और फ्राइज़। वेटर ऑर्डर देकर गया तो बर्गर उसने पप्पू और नरगिस के आगे रखे, अपने लिए बस जूस का ग्लास उठाया। ये क्या, अगर खुद नहीं खाना था तो हमारे लिए क्यों मंगवाया? मैं भी ज़रूर खाती, मगर मैंने आने से 10 मिनट पहले नाश्ता किया था और अंकल ने कहा था कि हम लंच इकट्ठा करेंगे, इसलिए अगर अब खा लूँगी तो लंच नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ तुम लोग खाओ। अपने कीमती वक्त में तुम लोग मेरे साथ यहाँ तक आए हो, ये एक शुक्रिया ही बोल समझ लो। पप्पू फट बोला। बाजी, आपने जब भी कहीं जाना हो आपका भाई हाजिर है। क्यों, क्या तुम कोई काम वाम नहीं करते? क्यों नहीं जी, कारखाने पे बैठता हूँ। वो जिधर अपनी गली ख़त्म होती है ना, उसकी पिछली तरफ मेरा टूटियों का कारखाना है। अरे वाह, बड़ी बात है। बस जी, अल्लाह का करम है। पप्पू की आजिज़ी देखने लायक थी, जो उसकी बहन से बर्दाश्त न हुई। वही भांडा फोड़ते हुए बोली, तुम्हें इम्प्रेस करने को लंबी लंबी छोड़ रहा है। कारखाने पे अब्बू होते हैं और जब इसकी चित्रौल होती है तो 4 दिन बाकायदगी से जाता है, फिर वही उसके सैर सपाटे। तुमने मुझसे जल जल कर ही काली हो जाना, जल कुकड़ी ना हो तो। पप्पू भी उसी का भाई था, क्यों पीछे रहता? तुम दोनों लड़ो तो मत। मैं कब लड़ रही हूँ? इसी याजूज को सच बर्दाश्त नहीं हुआ, जवाब में मुझे बद्दुआ दे रहा है। पहले ही कौन सा मेरे रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं। मनहूस मारा, ये भाई है मेरा। लोगों के भाई बहनों को रंग गोरा करने की करीमें ला ला कर देते और मेरा भाई मुझे काली होने के बद्दुआ दे रहा है। अरे भाई, वो कौन सा वली अल्लाह है जो उसके मुंह से निकली अभी के अभी पूरी हो जानी है। तुम आराम से बर्गर खाओ, फिर हमें कहीं और भी जाना है। सूरज की तपिश भी तुम्हारे रंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कैसी लाल गुलाबी लग रही हो। जुगन, तुम तो बड़ी अच्छी हो। हम सब ने सोचा था अपनी बड़ी बहन की तरह नकचड़ी ही होगी, इसीलिए तुम्हारे सामने शो मारने के लिए काला चश्मा पहन कर आई हूँ, वरना मुझसे तो इन शीशों में से सही देखा भी नहीं जाता। नरगिस की बात पर पप्पू फ़ौरन बोला, सच बताओ ना कि अब भाभी ने तुम्हारी तारीफ़ की इसलिए एकदम से तुम्हें अच्छी लगने लगी है? यह जूझ मैं कह रही हूँ, चुप कर जाओ, नहीं तो अब्बा को तुम्हारे फ़ोन में मौजूद लड़कियों के मैसेज दिखाकर अगले पिछले सारे हिसाब विभाग कर दूँगी, वो भी सूद समेत। पप्पू ने बहन को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जो फ्राइज़ पे भर भर के केचप लगाकर चपड़ चपड़ खा रही थी, जबकि जुगन कभी उसकी शक्ल देखती, कभी उसकी, और कभी इर्द गिर्द बैठे लोगों पर माजरत ख्वाना नज़र डाल लेती। तुम दोनों लड़ाई बंद करने का क्या लोगे? मैं एक शेक का ग्लास लेकर चुप कर सकती हूँ, बस इस शर्त पर कि अगर ये मेरी तरफ देखे भी ना, मैं तुम्हें मुंह भी ना लगाऊँ। तुम देखने की बात करती हो, सड़ी मिर्च। नरगिस को आस्तीन चढ़ाते देखकर जुगन ने अपना सर हाथों में थाम लिया। हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ।
क्या तुमने वो गाना सुना है? रज़िया घुंडों में फंस गई। हद से ज़्यादा वाहियात गाना है। अगर ये कम है तो वो दूसरा सुनना। वो क्या था? हाँ, जलेबी भाई, मेरा कज़न है सोहेब। जब से ये गाना आया है हम अब उसको जेबी भाई की बजाय जलेबी बाई बोल कहते हैं। जुगन नरगिस का मुंह देख रही थी, जो बेलिहाजी से बोल रही थी। हदिया के एंड पे खुद ही कहका मारकर अपने आप को दाद देती। उसको किसी और की राय का इंतज़ार ही ना था। जब तक जुगन ने जूस ख़त्म किया था तब तक वो दोनों भी खाने पीने से फारिग हो चुके थे। जब दाखिली दरवाजे में हारिस भाई के ड्राइवर की शक्ल नज़र आई, जुगन खड़ी हो गई। बिल दिया और वो लोग बाहर आ गए। उसने ड्राइवर से चाबी मांगी तो जवाब में ड्राइवर ने हारिस के अल्फाज दोहरा दिए। साहब ने कहा था बीबी से कहना, छोटे तंग बाज़ारों में आपका गाड़ी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए आपका जहाँ भी जाने का प्रोग्राम होगा मैं ही सर्विस दूँ। बात किसी हद तक गलत ही थी, मगर वो कुछ सोचकर नरगिस के हमरा पीछे बैठ गई। पप्पू आगे बैठ गया। बीबी जी, क्या हारिस साहब के वालिद के घर जाना है? हाँ, जाना तो वही है, मगर उससे पहले आप मुझे एक फर्नीचर शोरूम है वहाँ ले चलें। एहतियात के तौर पर उसने नरगिस और पप्पू से पूछ लिया कि उनको घर जाने की जल्दी तो नहीं। दोनों का जवाब नफ़ी में ही आया। फिर उसने ड्राइवर को मतलूबा जगह का पता समझाया और ख़ुद अपना फ़ोन निकाल कर एक दफ़ा फिर हारिस का नंबर मिलाया। अपने ऑफिस में बैठे हारिस ने अपने मोबाइल पर चमकते नाम को देखा और फिर एक नज़र अपनी बिल्कुल सामने वाली नशीस पर बराजमान शख्स को देखकर दिल में एक पल को सोचा, आया उसके सामने ये कॉल लेनी चाहिए या नज़रअंदाज करनी चाहिए। मगर देखने वाले भी तो औकाब की नज़र रखते हैं। सामने बैठा शख्स अपने भाई के फ़ोन पर अपनी बीवी का नाम आता देख चुका था, क्योंकि फ़ोन दोनों के दरमियान रखी मेज़ ही पर तो पड़ा हुआ था। हारिस ने कॉल को इग्नोर करना चाहा, जिस पर ताशफीन ने हाथ बढ़ाकर कॉल आंसर की और स्पीकर ऑन कर दिया। जुगन की आवाज़ खामोश कमरे में गूंज उठी। सॉरी हारिस भाई, आपको दोबारा तंग कर रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आपका एक एक सेकंड ज़रूरी होता है, मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है जुगन। क्यों ज़रूरत नहीं है? अभी मुझे एक दो जगह पे जाना है, मगर घर पहुँचते ही आपकी गाड़ी और ड्राइवर वापस भेज दूँगी। कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, जब तक ज़रूरत हो रख सकती हो। दैट्स सो स्वीट ऑफ़ यू, पर आपने मेरी ड्राइविंग को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इस वक्त तो मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, पर किसी वक्त आपको साथ लेकर उन्हीं छोटे बाज़ारों में गाड़ी चला कर दिखाऊँगी। मुझे कोई शक नहीं है तुम ऐसा कर लोगी, ये तो बस एहतियात के तौर पर ड्राइवर भेजा है। थैंक्स अगेन बिग ब्रो। एक और बात। हाँ बोलो। हारिस बात जुगन से कर रहा था, मगर नज़रें ताशफीन पर थी, जो माथे पे शिकनों का जाल लिए बैठा फ़ोन को घूर रहा था। किसी दिन बच्चों को एक दिन के लिए घर पर भेजिए ना, ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो आज भी तुम्हारी तरफ ही थे, मम्मी के साथ सारा दिन गुजार कर आए हैं। तुम वापस आ जाओ, फिर पूरे हफ्ते के लिए उनको साथ रख लेना। हारिस भाई, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मम्मी के घर की नहीं। जुगन की झिझकली आवाज़ सुनाई दी। ताशफीन ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और पूरे ज़ोर से खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। हारिस पहले तो बेयकीनी से अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर देखा, अब छठी मंजिल से नीचे सड़क पर गिरा फ़ोन खाक नज़र आना था। तहश खाकर वापस मुड़ा, दोनों हाथ जेब में डालकर सर एक जानिब को खम करके ताशफीन से मुखातिब हुआ, जो कि बड़े आराम से टांग पे टांग रखकर बैठा हुआ था। जहाँ तक मैं जानता हूँ ताशफीन, तुम एक बड़े महजब इंसान रहे हो। जानवरों वाली हरकतें कब से शुरू की हैं? जब से जानवरों से वास्ता पड़ा है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बात समझाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उनसे उन्हीं की ज़बान में बात करें। मेरे सैकड़ों नंबर मेरे फ़ोन में महफूज थे, इसके अलावा और कहीं फाइल्स थी। किसी चोर के हाथ लग गया तो मेरा कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हारिस इसरार साहब, मैं जानता हूँ तुम अपने नंबर ना फ़ोन की मेमोरी में सेव करते हो, ना ही SD कार्ड में। सारी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे जीमेल अकाउंट में महफूज है। वो सारा डाटा तुम किसी भी डिवाइस से रिकवर कर सकते हो। आईफोन की स्क्रीन इतनी ऊपर से गिरने से टूट गई होगी, मेमोरी कार्ड उसमें होता नहीं जो कोई चोरी करेगा। आखिरी हद यह है कि तुम्हारे फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लॉक है। फ़ोन की जगह नया फ़ोन मुझसे ले लेना, पर अपनी साली को आज ही जाकर जैसे छोड़कर आए थे उसी तरह वापस ले आओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ ताशी, वो मेरे कहने पर नहीं गई है, ना ही मेरा हक बनता है मैं उसको वापस आने पर मजबूर करूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बीवी को फ़ोन कर लेता हूँ। नहीं, तुम उसको इस सिलसिले में फ़ोन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो जुगन की वहाँ पर मौजूदगी से लाइल्म है। ये तो और भी अच्छी बात है। पहली फुर्सत में अपनी बहन को उस मुर्गियों के डरबे जैसे घर से निकाल लाएगी। ताशफीन, तुम्हारे साथ मसला क्या है? पहले तुम उस बेचारी को छोड़ कर चले गए, अब जबकि वो तुम्हारी बद इखलाकी को इग्नोर करके वहाँ गई है तो तुम्हारी जान को फिर भी सुकून नहीं है। चाहते क्या हो? उस लड़की से जान छुड़ाना चाहता हूँ।
अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जाकर जो जी में आए करो। क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में जुगन के लिए ज़रा भर इज्जत भी नहीं है तो ऐसे फजूल रिश्ते को कायम रखने की कोशिश ही बेकार है। न जाने क्यों मैं आज तक तुम्हारे अंदर अच्छाई ढूंढता रहा हूँ। हारिस इस दफ़ा दोनों हाथ सीने पर बांधे माथे पे तेवरी लिए बोल रहा था। ताशफीन चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट लेकर अपनी जगह से उठा। कितनी अजीब बात है ना हारिस, पहले हम दूसरे की अच्छाइयों को अपने रवैये की कमीनगी की वजह से ख़त्म करते हैं और फिर उनसे अच्छाई की उम्मीद भी बांधते हैं। यानी बेगैरती की भी कोई हद होती है यार। मगर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी बीवी की बहन के मामले में मुझसे अच्छाई की तवक्को न रखना। हारिस की हैरान नज़रों में बहुत संजीदगी से देखते हुए वो वहाँ से निकल गया। हारिस बालों में हाथ फेरकर अपनी कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा। वो ताशफीन को समझने में गलती कर गया था। उसका ख्याल यही था कि जुगन को अपने घर में देखकर ताशफीन सब भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था और ये बात कम अज़ कम हारिस के लिए इंतहाई तशवीश का बायस बन रही थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, जो कि आप लोगों को कल मिलेगी। और मैं इसको आगे मैंने देखा था बहुत लंबा है आगे, और मैं इस वक्त बहुत थक चुकी हूँ। मैं सुबह भी कल भी नहीं सोई हूँ और आज भी मैं 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और मैं बीमार हो जाऊँगी अगर मैं इस तरह से अपना ख्याल नहीं रखूँगी। तो फिर मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।